हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉवल स्टोरी हिंदी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आ रही है तो आप स्टोरी को लाइक करो और कमेंट करो, और ऐसी ही रोज़ नई स्टोरी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। CH11 विधा का प्लान फ्लॉप। विधा वहीं दीवार की ओट में छुप कर खड़ी हो गई। पहला साया भी शायद डर कर छुप गया, पर दूसरा शख्स अंधेरे में किसी से बात कर रहा था फोन पर। विधा को साफ सुनाई दे रहा था। उसे पकड़ना नामुमकिन ही है। वो रिशान है। आंखों से जितना देखता है उससे कहीं ज्यादा वो कानों से सुनकर चौकन्ना रहता है। उसे शक है कि कोई है जो उसकी बातें आप तक पहुंचा रहा है, पर वो अभी तक मेरे बारे में नहीं जानता। आपको जो करना है जल्दी करिए, उस शख्स ने कहा और दूसरी तरफ से आ रही आवाज को सुनने लगा। जी मैं ध्यान रखूंगा, पर आपको भी याद रखना है। मैं देखता हूँ कि रिशान इस बार कोई गलती करे और उसके खिलाफ सारे सबूत आपको भेज दूं। उस आदमी ने कहा और चुप हो गया। इस निघुन अंधेरे में उस आदमी का चेहरा तो नजर नहीं आ रहा था, पर आवाज में पता चल गया था कि वो कोई लड़का ही था और रिशान के करीब ही था। विधा भौचक्की सी उस शख्स का चेहरा पहचानने की कोशिश कर रही थी कि तभी पहले साए की तरफ से कुछ तड़ाक की आवाज आई। वो दोनों ही चिहोंक उठे। शायद उस ओर कोई गमला गिरकर टूट गया था। वो आदमी हड़बड़ाकर यहाँ से तुरंत दूसरी तरफ भागा। विधा भी झट उसे उसकी ओर ही लपकी, पर किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो मारे डर के कांप उठी। ये वही पहला साया था जो अब विधा के सामने था। तभी वो धीरे से फुसफुसाया, ये कौन था? तूने तो अकेले आने का कहा था ना? ये वीना थी। विधा ने एक राहत की सांस खींची। हाँ, पर मुझे क्या पता कौन था। जो भी था रिशान को धोखा दे रहा है और मुझे पता लगाना होगा कि ये कौन था। विधा ने उस ओर देखकर कहा जिधर से वो शख्स अभी गया था। वो आगे की तरफ बढ़ी ही थी कि वीना ने उसका हाथ पकड़ लिया। क्या कर रही है तू? अच्छा है कि उसे धोखा दे रही है और जल्द ही वो जेल जाए। तुझे क्या फर्क पड़ता है? और वैसे भी तू तो खुद भी चाहती है कि वो जेल पर फिर। वीना ने हल्के से उसे डांटते हुए कहा तो विधा को होश आया। वो रुक गई। अच्छा हुआ कि तू टाइम से आ गई। ये ले उस हिटलर का फोन। जल्दी से इसका पासवर्ड क्रैक कर और चेक कर कि इसमें ऐसा क्या है जो हमारे लिए सबूत हो। विधा ने वीना को फोन देते हुए कहा। तू यहीं रुक। निशान भी मेरे साथ है और मैं जल्दी ही उससे इंफॉर्मेशन निकालने को कहती हूँ। वीना ने लगभग जाते हुए कहा तो विधा तपाक से बोल पड़ी, पर जल्दी। क्या पता हिटलर उठ जाए तो। विधा डरी हुई भी थी। वीना ने सिर हिलाया और झट से कंपाउंड की तरफ बढ़ी। वहां से एक सीक्रेट डोर था जिससे विला के पीछे निकला जाता था। पीछे पूरा जंगल था तो वहां छुपना आसान था। निशान एक जीप में वहीं छुपा था और वीना उसी रास्ते से अंदर आई थी। ये रास्ता भी विधा ने अपनी बालकनी में छुपकर देखा था। दिशांत और रिशान दोनों ही इधर से जंगलों में गए थे और तभी उसने ये प्लान बनाया। जब वीना घर आई तो उसने ही उसे गेट के बारे में बताया और सबसे नजरों से छुपकर वो डोर अंदर की तरफ से खुला छोड़ दिया था ताकि वीना को अंदर आने में कोई समस्या न हो। लगभग 20 मिनट गुजर चुके थे। वो चारों तरफ चौकन्नी नजरों से देख रही थी कि तभी उसे वीना आती दिखी। उसकी जान में जान आई। यार, ये बंदा तो हमसे कहीं ज्यादा स्मार्ट है। पूरा फोन रिसेट कर रखा है। कुछ भी नहीं है उसमें। हमारी सारी मेहनत बेकार गई। वीना ने हताशा से कहा और विधा एक अनजाने डर से सूख गई। और तुम्हारी दोस्त उतनी ही डम्ब। उसने ये सोचा भी कैसे कि मैं उसके जाल में इस तरह फंसूंगा। मक्खियां जरूर फंसती होंगी ऐसी जालों में। मकड़ियां अपना जाल बुनती हैं और दूसरों को फंसाती हैं।
समझ आई। वो एक बेहद गहरी आवाज आई और दोनों लड़कियां डर के मारे कांप उठीं। ये जानी पहचानी आवाज रिशान की ही थी। उसने वहां की सारी लाइट्स ऑन की तो विधा का सफेद पड़ चुका चेहरा देखकर हल्का सा मुस्कुरा दिया। वीना ने दोनों को देखा, हालांकि डरी वह भी थी। देखो, ये सब मैंने कहा था उसे करने को। उसने कुछ भी अपने मन से नहीं किया, प्लीज अंडरस्टैंड मी। वीना ने आगे आकर विधा को बचाते हुए कहा तो रिशान ने अब उसकी तरफ देखा। मुझे लगता है कि तुम्हारा काम हो चुका है और अब तुम्हें जाना चाहिए। बाहर तुम्हारा दोस्त भी इंतजार कर रहा होगा। उसने कहा तो दोनों चौंक पड़ी। मतलब कि रिशान को सब पहले से ही पता था। विधा को धीरे धीरे अब सब समझ आ गया। वीना तुम जाओ, मैं संभाल लूंगी। गो, विधा ने जोर देकर कहा तो वीना रिशान को बड़ी उम्मीद से देखने लगी। मुझे नहीं पता कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, पर प्लीज विधा की कोई गलती नहीं है, उसे जाने दो। तुम दोनों की जिंदगियां बिल्कुल अलग हैं। वीना ने मिन्नत भरे स्वर में कहा तो रिशान ने सिर्फ उसे जाने का इशारा किया। वीना भारी मन से जाने लगी। रिशान विधा को देख रहा था। क्या तुम्हें डर नहीं लगता? बार बार ऐसी बचकाना हरकतें करने से उकता नहीं जाती? बोलो। जानती हो कि मेरे दायरे से आजाद होना नामुमकिन है जब तक मैं न चाहूं। रिशान सख्ती से विधा के और करीब आते हुए बोला। विधा एकटक उसकी आंखों में ही झांक रही थी। ग्लत। डर लगता है पर जान खोने का नहीं। इसका कि तुम्हें सजा नहीं दिला पा रही हूं। आजाद होने का एक और तरीका है तुमसे। विधा ने भी उसी कठोरता से कहा तो रिशान ने सिर झटकते हुए अपने जबड़े भींच लिए। उसने विधा के जबड़े पकड़कर उसका चेहरा अपने बिल्कुल करीब किया और उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, मेरी मौत तुम दोगी? क्योंकि और कोई दे नहीं सकता। बोलो। वो बस सख्ती और नफरत से उसकी आंखों में घूरती रही और रिशान उसकी आंखों में तैरती नफरत और आंसुओं के कतरों को घूरता रहा। कुछ पल बाद विधा ने रिशान का हाथ अपने गालों से हटाकर परे झटक दिया और अंदर कमरे की तरफ बढ़ गई। गुस्से में उसने पानी से भरे जग को उठाकर पटक दिया और कांच एक जोरदार शोर करके चकनाचूर हो गया। कितनी चिढ़ हो रही थी उसे। रिशान नीचे खड़ा अब भी सोच रहा था। वो जब सुबह कमरे में पहुंचा और विधा उसे देखकर एकाएक चिढ़ उठी। वो तभी समझ गया था कि विधा जरूर कुछ गड़बड़ कर रही है। अब तक तो वो समझ भी गया था कि विधा चुप रहने वाली तो बिल्कुल नहीं थी। जब वो वॉशरूम में था और विधा उसका फोन चेक कर रही थी तब भी उसने दरवाजे को हल्का खिसका कर देखा था। उसके बाद विधा का वीना से मिलने की बात कहना, और वो समझ गया कि विधा वीना के साथ मिलकर ही सब प्लान कर रही थी। अभी जब विधा उसके बगल से फोन लेकर आई तो वो जाग रहा था पर बिल्कुल शांत ही रहा। पर अफसोस कि रिशान तुरंत उठकर नीचे नहीं आया बल्कि वो कमरे में ही रुक गया था। जब वीना वापस उस सीक्रेट डोर से लौट रही थी तब वो वहां पहुंचा और दूसरी साइड से मेन गेट से जाकर चेक किया कि वो था कौन। उसने जीप के अंदर वीना और निशान को देख लिया था तो वह वापस लौट आया। जैसे ही वीना विधा के पास आई वो तुरंत सामने आ गया। वो जानबूझकर विधा को ये सब करने दे रहा था ताकि अब फिर से ऐसी कोई हरकत विधा ने दोहराए। विधा चुपचाप अपने सोफे पर लेटी थी पर नींद आंखों से कोसों दूर थी। कितना कुछ सोचा था उसने पर रिशान तो उससे कहीं आगे निकला। फोन तक बिल्कुल क्लीन। हद है। एक बार तो उसे ऐसा महसूस हुआ कि वो अब फंस कर रह गई है। पर अचानक ही उसे कुछ याद आया। रिशान उस पर कितनी भी नजर क्यों न रख ले, पर घरवालों से घुलने मिलने से तो कतई पाबंदी नहीं लगा सकता। बस फिर उस शख्स को ढूंढना होगा जो रिशान को धोखा दे रहा था।
बस वहीं विधा की मदद कर सकता था। वो सोचती रही और सो गई। रिशान कमरे में आया तो विधा गहरी नींद में थी और कमरे की सारी लाइट्स ऑन थी। उसने कड़वाहट से विधा की तरफ देखा। बाल चेहरे पर थे और सिकुड़ कर सो रही थी, बिल्कुल बच्चों जैसी। कहाँ अभी इस मासूम से चेहरे पर रिशान ने अपने लिए अथाह गुस्सा और नफरत देखी थी। वो आगे बढ़ा और विधा के पैरों के नीचे कंबल से उसे ढक दिया। अनायास ही उसकी नजर पल भर को विधा के चेहरे पर ठहर ही गई। उसने झट से लाइट बंद की और खुद बालकनी में आ गया। बाहर वैसा ही अंधेरा था जैसा उसके अंदर था। वो खाली आंखों से अंधेरे को खंगालने लगा। ये अगला दिन था। विधा अभी भी सो रही थी और रिशान उठकर तैयार भी हो चुका था। वो बेड पर बैठा विधा की तरफ देख रहा था, पर जब वो नहीं उठी तो खुद उसके पास आ गया और उसके कानों में फुसफुसाया, रिशान रायचंद की आज रात उसकी ही बीवी ने किया कत्ल। यह सुनते ही विधा हकबका कर उठ बैठी और रिशान दबे मुंह उसकी हरकत देखकर हंस पड़ा। तुम? रिशान, ये क्या बेहुदा मजाक था? मैं सो रही थी, वो चिहुंकते हुए बोली। वो घबराई हुई भी थी। क्यों पसंद नहीं आया? कहते हैं सुबह का सपना सच होता है। खैर, उठो और जल्दी तैयार हो जाओ। वो कमरे से बाहर निकलने को हुआ कि विधा पीछे से पूछ पड़ी, पर क्यों? कहाँ चलना है? रिशान रुका तो पर बिना जवाब दिए ही चला गया। हिटलर, बस हुक्म देना आता है। वो खींचते हुए फुसफुसाई और वॉशरूम की तरफ चली गई। सब नीचे ब्रेकफास्ट कर रहे थे कि रिशान भी उन सब के साथ बैठ गया। पूजा ने उसकी प्लेट लगाई। वो प्रोजेक्ट हमें मिल गया है और कपूर बौखला गया है। कितनी जगह मात मिल रही है उसे। नीरद ने बात शुरू की पर रिशान ने सिर्फ सिर हिलाया। रिशान, मैं सोच रही है कि क्यों न घर में एक पूजा करवा लूं, रीना ने कहा। मैंने कब रोका? पूजा करवाइए या कोई अनुष्ठान, बस मुझे नहीं रुकना। वो उसी ठंडे लहजे में बोला जैसे बोलना उसे कितना भारी लगता हो। तब तक विधा भी आ गई। रिशान ने उसकी तरफ देखा और अपने बगल की पैरों से पीछे खिसका दी। रीना और पूर्वी दोनों ही नेहा की तरफ देखकर मुस्कुरा उठे। विधा ने कड़वाहट से नीरद की तरफ देखा और रिशान के बगल बैठ गई। उसने सफेद डिजाइनर शर्ट के साथ नीलेंथ की नेवी ब्लू विद वाइट पोल्का डॉट्स ड्रेस पहन रखी थी और पैरों में हील्स थे। बाल खुले, वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। तुम दोनों के लिए ही तो है। शादी जल्दबाजी में हुई और कोई रस्म भी तो नहीं हुई है, तो कम से कम इस पूजा के साथ गठबंधन तो हो जाए। रिशान और विधा दोनों ही चौंक पड़े। ये ठीक भी होगा और इस बार कपूर फैमिली को बुला लेंगे, नीरद ने कहा तो रिशान उनकी तरफ देखकर बोला, इसकी जरूरत नहीं है अंकल। मुझे कोई पूजा नहीं करनी। वो तुरंत नकारते हुए बोला तो विधा ने राहत से रिशान की तरफ देखा। विधा ने गौर भी किया कि रिशान घरवालों से भी रूड होकर ही बात करता है। हाँ, रिशान ठीक कह रहा है। हमने शादी तो कर ली है, वो बोल पड़ी और अगले ही पल खुद को कोसा भी। कब की है पूजा? रखवा लीजिए, वो विधा की आंखों में देखते हुए बोला तो विधा मुंह बाए हैरानी से उसे देखने लगी। रीना और नीरद तो खुश हुए। रीना तो दिल से खुश थी, पर नीरद के लिए ये एक और मौका था कपूर को जलील करने का। ब्रेकफास्ट के बाद रिशान ने विधा का हाथ पकड़ा और कार में बैठा। दोनों कहीं को निकल गए। विधा नाराजगी से उसे घूर रही थी, पर रिशान चुपचाप कार ड्राइव करता रहा। अचानक ही रिशान ने कार रोकी तो वह चौंक उठी। क्या रिशान उसे यहाँ लाया था? वो अजीब नजरों से अभी उस तरफ तो कभी रिशान को देख रही थी। कहाँ थे दोनों? कौन था वो गद्दार? क्या विधा उस तक पहले पहुंचेगी या रिशान?
आगे क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए। CH12 औकात। वो कपूर मेंशन था जहां इस दोनों खड़े थे। हम यहाँ क्यों आए हैं? विधा ने हैरानी से पूछा। रिशान ने उसकी हथेलियां थामी और वो चिहुक गई। तुम्हारा मन था सबसे मिलने का, रिशान ने कहा और दोनों अंदर आ गए। विधा बस उसे ही घूरे जा रही थी। अरे विधा, आओ न। निशा की नजर जैसे ही विधा पर पड़ी वो उस ओर बढ़ गई। विधा ने पलकें झपकाईं और निशा के गले लग गई। विवेन और वेद भी मौजूद थे। रिशान उनकी तरफ बढ़ा। न्यूज़ से अपडेट तो होंगे ही ना आप? रिशान ने बाकायदा कपूर के गले लगकर कहा। कंपनी और वो दूसरे मसले में भी मुंह के बल गिर पड़े हैं आप। वो जानबूझकर तंज कसते हुए बोला। वेद कपूर ने उसे खुद से दूर झटका और गुस्से में बिफर पड़े। दूर रहो मुझसे। जले पर नमक छिड़कने आए हो? मैं अच्छे से समझता हूँ कि तुम कितने चालबाज हो। दफा हो जाओ मेरे घर से, वेद कपूर ने फुफकारते हुए कहा तो सब सन्न रह गए। रिशान कुटिलता से मुस्कुराया। डैड, आप रिशान से ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? वो मेहमान है हमारे घर, विवेन ने कहा तो वेद ने तिरछी नजरों से उसे घूरा। ये तुम कह रहे हो विवेन? मैं यहाँ से चला ही जाता हूँ, पर याद रखना मेरी बेटी तुम्हारे पाप नहीं धोएगी। वो जल्द मेरे पास होगी रिशान रायचंद, वेद ने गुस्से में जलते हुए कहा और दंदनाते हुए कमरे से बाहर निकल गए। सारी विधा रिशान। डैड बस थोड़े नाराज हैं, बस, विवेन ने अफसोस से कहा तो रिशान बोला, कोई नहीं। बुढ़ापे में इंसान सठिया ही जाता है। वो बेहद आराम से बोला और विधा उसे अनिश्चितता से घूरने लगी। बैठो तो सही तुम दोनों, निशा ने दोबारा दोहराया। नहीं भाभी। विधा आप सबसे मिलना चाहती थी और घर में कल गठबंधन पूजा भी रखवा रही हैं। आंटी तो आपको इनवाइट करने आ रहा था तो इसे भी साथ लाया। रिशान, विधा के थोड़ा करीब आ गया। विवेन ने उसे घूरा तो बदले में रिशान मुस्कुरा दिया। अच्छा, हम जरूर आएंगे, निशा ने प्यार से दोनों को देखते हुए कहा। विधा निशा के गले लग गई। उस वक्त दोनों सिंघल विला लौटा रहे थे। रिशान चुपचाप ड्राइव कर रहा था और विधा उसे घूर रही थी। कच्चा चबाने का इरादा है क्या? वो सामने देखते हुए बोला तो विधा शांत ही रही। अब तुम्हें मुझसे लड़ना नहीं है, रिशान ने अब की उसकी तरफ देखकर पूछा। विधा गौर से उसे देखते हुए बोली, तुम कितनी जिंदगी जीते हो? मेरे लिए कुछ, फैमिली के लिए कुछ और अपने धंधे के लिए कुछ। वो बेहद संजीदगी से बोली तो रिशान सोचते हुए बोला, बस एक। मैं हर जगह एक जैसा ही हूँ, बस सामने वाला इंसान बदल जाता है। वो बोला तो विधा ने सिर खिड़की की तरफ घुमा लिया। वो बहुत उलझन में थी। रिशान क्या है और बनने की कोशिश कर रहा है? कभी कभार तो रिशान बेहद जरूरी शख्स लगता था पर कभी कभी तो उससे सिर्फ अथाह नफरत ही होती। वो दोनों घर पहुंचे तो विधा कमरे में चली गई। एक एक कर कल से लेकर आज तक हुई सारी बातें उसके जहन में घूम रही थी। वो अभी परेशान सी बैठी ही थी कि तभी नेहा आ पहुंची। माम ने तुम्हारा फेवर लिया तो खुद को भूली बेचारी मत समझना, जानती हूँ कि रिशान तुमसे सिर्फ नफरत करता है। वो तो तुम्हारे बाप से बदला लेने के लिए उसने तुमसे शादी की, वरना तो उसके आगे पीछे लड़कियों की लाइन लगी है। नेहा तमकते हुए बोल ही रही थी कि रिशान आ गया। वो चुप हो गई। रिशान ने दोनों को देखा। क्या चल रहा है? रिशान ने संदेह भरी नजरों से नेहा को घूरकर पूछा। कुछ नहीं, बस घर में कुछ लोगों की औकात दिखा रही थी, नेहा ने नफरत से विधा को देखकर कहा। विधा पहले ही परेशान थी सब सोचकर और अब नेहा भी।
रिशान ने दोनों को देखा और अपना सिर झटकते हुए उसने विधा का हाथ थामा और नेहा की तरफ देखकर बोला, शायद ठीक कह रही हो तुम। कुछ लोगों को वक्त रहते उनकी औकात दिखा ही देनी चाहिए, रिशान ने कहा तो नेहा खुश हो गई। विधा हैरानी से रिशान को देखने लगी। रिशान उसका हाथ पकड़कर नीचे हाल में आया और पूजा को देखकर बोला, सबको अभी यहाँ बुलाओ। पूजा तुरंत सबको बुलाने चली गई। विधा नम आंखों से रिशान की तरफ देखकर बोली, तुम सच में पत्थर दिल हो। मेरी क्या गलती, विधा कह ही रही थी कि रिशान तेज आवाज में बोला, जस्ट शट अप। विधा चिहुक उठी और नेहा ने विधा की तरफ देखकर एक कुटिल मुस्कान फेंकी। विधा की आंखें भीग गईं। घर का हर फर्द इकट्ठा हो चुका था। रीना, दिशांत, अंकुश और पूर्वी। नीरज तो ऑफिस ही थे। क्या हुआ बेटा? रीना ने घबराकर पूछा। सब डर गए थे आनन फानन में, सबको यहाँ क्यों बुलाया था रिशान ने? रिशान ने सबकी तरफ एक सरसरी नजर डाली। विधा भूखी हो या प्यासी हो, चाहे नाराज हो या गुस्सा, वो घर का हर सामान चाहे जला दे या तोड़ दे पर कोई भी उससे बेलहजी से पेश नहीं आएगा। उसे इस घर में मैं लाया हूँ और उस पर मेरा हक है, आप में से किसी का नहीं कि कोई भी उससे तेज आवाज में बात करे। आंटी, आप सबको दोबारा समझा दीजिएगा क्योंकि बार बार कहने की आदत मुझ में नहीं है आप जानती हैं। रिशान ने गुस्से में नेहा को घूरते हुए सख्त लहजे में कहा तो नेहा सकपका गई। विधा हैरानी से रिशान को देख रही थी और रिशान चुपचाप नेहा को घूर रहा था। सब समझ गए कि जरूर नेहा ने फिर कोई हरकत की थी। नेहा, क्या बदतमीजी है ये? रीना ने डपटते हुए कहा तो रिशान बीच में बात काटते हुए बोला, और हाँ, मेरे कमरे में दोबारा कोई दिखना नहीं चाहिए। अगर विधा ने किसी को बुलाया भी तो भी नहीं। वो गुस्से में बोला और विधा का हाथ पकड़कर ही कमरे की तरफ आ गया। दिशांत भी भौचक्का था। रीना गुस्से में नेहा को डपटने लगी। तभी रिशान सीढ़ियों से नीचे उतरता हुआ दिखा तो सब अपने अपने कामों में जुट गए। क्या हुआ? नेहा ने भाभी से कुछ कहा क्या? दिशांत ने रिशान से पूछा। वो छोड़, मैं कंपनी जा रहा हूँ और तू कुछ देर विधा के पास जा। कपूर के यहाँ गया था उसे लेकर और इसी वजह से वो परेशान है, रिशान ने कहा और बिना जवाब का इंतजार किए ही बाहर निकल गया। दिशांत कुछ देर तक वहीं खड़ा रहा और फिर विधा के कमरे की तरफ बढ़ गया। विधा चुपचाप सिर झुकाए बैठी थी। आज फिर उसके मन में टीस सी उठी थी। जब वह 10 साल की थी तभी माँ की डेथ हो गई। तब से उसके डैड ने ही उसे संभाला था और आज अपने डैड के पास होकर भी वो कितनी दूर थी। उन्होंने उसकी तरफ प्यार से देखा तक नहीं। रह रहकर उसे रिशान पर गुस्सा आ रहा था। सब उसकी वजह से हुआ। अपने परिवार से बेदखल होकर वो रिशान के परिवार का हिस्सा बन रही थी, पर क्यों? वो ये सब सोचकर दुखी हुए जा रही थी जब दिशांत कमरे में पहुंचा। वो चुपचाप विधा से हटकर बैठ गया। आप परेशान क्यों हैं? एक्सेप्ट कर लीजिए कि अब आप और रिशान साथ हैं। दिशांत ने जो अब तक दोनों के बीच महसूस किया था वो कह गया। कभी नहीं। उसकी वजह से डैड मुझसे नफरत करते हैं। उसे क्या मालूम माँ को खोने के बाद डैड का मुंह फेरना किस हद तक खल रहा है मुझे। वो निर्दयी है, कठोर, विधा ने नफरत से कहा। उसे मालूम है। उसे मालूम है इससे भी बड़ा दुख। 7 साल की उम्र में उसने अपने माँ बाप को खो दिया और अनाथाश्रम में रहने लगा। 10-12 साल की उम्र में उसने अपने छोटे भाई को भी खो दिया। वो इतना खामोश अगर हुआ है तो उसके पीछे कई सारी वजह है। गुस्सा, चिढ़। एक बच्चे के लिए ये सब झेलना कितना मुश्किल है भाभी। आप समझती तो होंगी न कि मेरे भाई पर क्या गुजरी होगी। दिशांत का गला भर्रा गया।
कुछ भूली बिसरी यादों की तहें उसकी आंखों के सामने खुल रही थी। विधा ने अब दिशांत की तरफ देखा। हम दोनों दोस्त हैं। हमारी दोस्ती अनाथालय में ही हुई थी। वो बहुत चुप रहता था, बिल्कुल जैसे उसके अंदर का बच्चा बचपना सब मर चुका हो। उसने खेलने की उम्र में तर्जुबों का लबादा ओढ़ लिया था। उसके भाई के जाने के बाद नीरद अंकल ने ही रिशान को अपने घर ले जाने की इजाजत मांगी। रिशान के डैड उनके अच्छे दोस्त थे। कहीं से उन्हें खबर मिली तो वो रिशान के गार्जियन बनकर उसे लेने आ गए। पर वो मुझे छोड़कर जाने को तैयार ही नहीं हुआ। हम दोनों का एक दूसरे के सिवा कोई था भी तो नहीं। नीरद अंकल हम दोनों को ही घर लेकर आए। आंटी हमें बहुत प्यार करती, बिल्कुल अपने बच्चों जैसे ही रखती, पर रिशान ने खुद को कैद कर लिया था। वो कभी किसी से रिश्ता जोड़ ही नहीं पाया। न माँ का, न दोस्त का और न ही कभी अपना अतीत भूल पाया। वो पल पल जलता रहा। आज तक दिशांत का चेहरा गंभीर हो गया था। बीते दिनों की दर्द कसक के जैसे चेहरे पर छिटक गई थी। विधा खामोशी से सब सोचती रही। अब उसे समझ आ रहा था कि रिशान का रवैया ऐसा क्यों है। अंदर वो भी वही दर्द महसूस कर रही थी, पर तभी उसे याद आया उन लड़कियों के बारे में। उसका चेहरा गुस्से और नफरत से तन गया। तभी वो आंटी से इतना रूडली बात करता है। माना कि ये सब भगवान ने गलत किया, पर जिस धंधे को उसने चुना क्या वो सही है? कितनी अबला लड़कियों की बद्दुआएं ली हैं उसने। जाने कितनों के अरमान खाक किए हैं उसने। मुझे दुहक है रिशान के साथ जो हुआ, पर इस बात की खुंदक कोई मासूमों पर नहीं निकालता दिशांत। तभी सब उसके जान के पीछे पड़े हैं। उसकी वजह से उस दिन हम दोनों मरने से बचे, विधा ने दृढ़ता से कहा। दिशांत अनिश्चितता से उसे देखने लगा। वो हमला वेद कपूर ने करवाया था, क्योंकि उनसे अपनी हार बर्दाश्त नहीं हुई। वो रिशान को जान से मारना चाहता था। सबसे बड़े कमीने तो आपके डैड हैं, वो एकाएक ही गुस्से में कह गया। विधा हैरानी से आंखें फाड़े उसे घूरते हुए हकलाई, दिशांत, तू मत झूठ बोल रहे हो ना? मेरे डैड कातिल नहीं हो सकते। विधा की आंखें डबडबा गईं और उसके होंठ कांपने लगे। दिशांत अचकचा गया। क्या कह गया वो? रिशान ने उसे सख्त हिदायत दी थी, पर फिर भी वो खींचा। विधा उसकी तरफ ही देख रही थी। दिशांत अपराधी सा चुपचाप अपना सिर झुकाकर खड़ा हो गया। गलती से ही पर विधा को सच पता चल गया था। विधा ने गुस्से में अपनी आंखें पोंछी और तुरंत नीचे जाने लगी। दिशांत उसे रोकने उसके पीछे भागा, पर विधा अब कहाँ सुनने वाली थी। सब हैरान थे पर सब खामोश ही रहे। भाभी, दिशांत मिमियाते हुए बोला तो विधा कार में बैठ गई। कार ड्राइव करनी हो तो ठीक, वरना मैं अकेली भी जा सकती हूँ। विधा की आवाज ठंडी पड़ गई थी। दिशांत हताशा से कार ड्राइव करने लगा। पीछे सोम ने तुरंत रिशान को सारी बात फोन पर बता दी। रीना अलग से परेशान हुए जा रही थी। CH-13 सच का खुलासा। दिशांत कार ड्राइव कर रहा था और विधा चुपचाप बस बाहर घूरे जा रही थी। भाभी, हम घर चले क्या? दिशांत ने धीमी आवाज में पूछा। नहीं, चुपचाप कपूर इंडस्ट्रीज चलो, विधा ने सख्ती से कहा। दिशांत चुप हो गया। कुछ ही देर में दोनों कपूर इंडस्ट्रीज की चमचमाती बिल्डिंग के सामने खड़े थे। विधा ने दिशांत को साथ चलने का इशारा किया और अंदर दाखिल हुई। उस वक्त वेद कपूर अपने केबिन में बैठे थे। विधा अंदर आई तो वेद कपूर चौंक गए। साथ ही विवेन भी बैठा था। विधा, तुम यहाँ? विवेन ने आश्चर्य से पूछा। विधा सिर्फ वेद की तरफ देख रही थी। हाँ भाई,
बात ही कुछ ऐसी है। दिशांत को लगता है कि हम पर जो हमला हुआ था वो डैड ने करवाया है। डैड, इसे बता दीजिए कि ये गलत है। आप ऐसा कभी नहीं कर सकते, विधा ने दिशांत की तरफ देखकर कहा। प्लीज भाभी, चलिए यहाँ से, क्योंकि मेरे लिए मुश्किल है वेद कपूर को इज्जत देना और मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहता, दिशांत ने नफरत से कहा। विवेन चौंक उठा और वेद के तो होश फाख्ता हो गए। हमला? पर कब? विधा, तुम ठीक तो हो? विवेन ने घबराकर पूछा तो विधा ने उसे सब तफसील से बता दिया कि कैसे लौटते वक्त उन दोनों पर जानलेवा हमला हुआ था। विवेन यह सुनकर भौंचक गया। डैड, क्या ये आपने किया है? विवेन ने गुस्से में पूछा तो विधा बोल पड़ी, नहीं भाई, वो तो बस दिशांत को गलतफहमी हुई है। डैड ने हमारी शादी भले एक्सेप्ट न की हो पर वो ऐसी हरकत तो कतई नहीं करेंगे, विधा ने कहा तो विवेन उसकी तरफ देखने लगा। सच क्या था ये तो विवेन जानता ही था पर विधा के सामने वो चुप ही रहा। तुम यहाँ से जा रहे हो या मैं धक्के मारकर बाहर निकालूं? तुम्हारी ये घटिया बातें मैं बर्दाश्त करने वाला नहीं हूँ, वेद ने फुफकारते हुए कहा। डैड, उसे मैं लेकर आई हूँ। वो यहाँ नहीं आ रहा था, विधा ने दिशांत का फेवर लिया। तुम अब भी गलती कर रही हो विधा, तुम उस रिशान से अलग हो जाओ। दोनों सांप है, मुझसे बेहतर इन्हें कौन समझेगा। ये लोग तुम्हें मेरे खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं, पर तुम ये बात नहीं समझती। देखो, अब जानबूझकर हम दोनों बाप बेटी में नफरत के बीज बो रहे हैं। वो रिशान दोयम दर्जे का दोगला शख्स है। वो तो नीरद ने उसे अपने घर में पनाह दी। वेद गुस्से में रिशान के खिलाफ अनाप शनाप बक रहे थे कि विधा बोल पड़ी। रिशान के बारे में कुछ भी गलत मत कहिए डैड, विधा ने सख्ती से कहा तो दिशांत ने चुप रहना ही बेहतर समझा। ओह, तो कल का आया आशिक बहुत हो गया और बाप कुछ भी नहीं। विधा, बेटे समझो, मैं ऐसा नहीं कर सकता। ये तो इन दोनों की मिलीभगत है ताकि तुम मुझसे नफरत करने लगो। वेद ने बात को तोड़मरोड़ कर अपने पक्ष में खींच लिया। ओके, फिर आप बताइए कि ये झूठ है, विधा ने उनकी आंखों में झांकते हुए कहा। मैं बताता हूँ ना, रिशान जैसे नहीं हो आप लोग। जिस दिन मुंह खुला तो वेद कपूर का सारा भेद खोल दूंगा समझे, दिशांत ने गुस्से में कहा और अपने जैकेट से 2-4 तस्वीरें उठाकर वेद कपूर के मुंह पर फेंक दी। ये सब हमले के बाद जब वो सब वेद कपूर से मिलने उनके फार्म हाउस पर गए थे तब की थी। विधा ने अपनी फटी आंखों से उन पर गौर किया। विवेन भी देख रहा था। वेद बुरी तरह सकपका गए और दिशांत को गुस्से में घूरने लगे। तुझे तो मैं, कहकर वेद ने दिशांत की कालर पकड़ी ही थी कि विधा बीच में आ गई। उसकी आंखों में आंसू थे और हाथ में वही तस्वीरें थी। डोंट डू दिस डैड, कितना झूठ बोलेंगे आप? ये सब आपने रिशान को जान से मारने के लिए ही किया ना? मैं भी तो साथ थी। अगर मुझे कुछ हो जाता तो? विधा का गला भर्रा गया। वो गुस्से में फिर भी बोले जा रही थी। विधा, बेटा, ये तस्वीरें झूठी हैं। तुम मुझ पर यकीन करो। मैं ऐसा क्यों करूंगा? वेद कपूर ने लगभग हाथ जोड़ते हुए कहा। विधा चुपचाप उन्हें देखती रही। उसे याद आया कि वो रिशान पर कितना नाराज हुई थी, इसी बात के लिए कि रिशान की वजह से उसकी भी जान खतरे में पड़ी। फिर रिशान चुप क्यों था, जबकि सब कुछ उसके ही डैड ने किया था? मुझे माफ कर दो, ये सब उस रिशान का किया कराया है। वो मुझसे बदला लेने के लिए किसी भी हद तक, वेद कह ही रहे थे कि विधा उनसे पीछे हट गई। रिशान को दोष मत दीजिए डैड। सच तो ये है कि आप इतना नीचे गिर गए हैं कि बदला लेने के लिए आपको ये भी ख्याल नहीं रहा कि मैं भी साथ हूँ, विधा ने नफरत से कहा।
वेद और विवेन दोनों ही चौंक गए। विवेन भी रिशान से बदला लेना चाहता था, पर इस तरह तो कतई नहीं। उसकी जान से खेलकर नहीं। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, पकड़ लो इस चूहे को और धक्के मारकर बाहर फेंको, वेद ने गुस्से में चिल्लाकर कहा तो सब सहम गए। गार्ड्स तुरंत भागते हुए दिशांत की तरफ बढ़े कि सब के सब रुक गए। हर फर्द ठहर गया। रिशान ने उनमें से एक की बंदूक अपने हाथों में नचाई। हाथ तो लगाकर दिखाएं कोई दिशांत को। रिशान की हाथ में थमी बंदूक की सारी गोलियां न उतार दी तो कहना, रिशान ने गुस्से में घूरते हुए कहा तो सबकी नजर उस पर पड़ी। किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि वो दिशांत या रिशान को छू भी सके। सच तो आखिर सच होता है कपूर साहब। आज नहीं तो कल सामने आता ही है, फिर आप सच से इतना भी घबरा क्यों गए? वैसे 20-25 और भी भेजते तो भी मेरा क्या बिगाड़ लेते वो? रिशान ने अपने जबड़े भींचते हुए गुस्से में कहा। हाँ, पर अब तुम जाओ यहाँ से, विवेन ने दृढ़ता से कहा। मेरी बेटी कहीं नहीं जाएगी, तुम जाओ समझे, वेद कपूर ने विधा की तरफ देखकर बेहद विश्वास से कहा। विधा ने वेद की तरफ हिकारत भरी नजरों से देखा और फिर रिशान की खाली हथेलियों में अपना हाथ रख दिया। दिशांत और रिशान दोनों हैरानी से उसे देखने लगे। अच्छा हुआ कि हमारी शादी हो चुकी है डैड। दोबारा ऐसी कोई भी हरकत करने से पहले 10 दफा सोच लीजिएगा। चलो रिशान, कहकर वो रिशान की तरफ देखने लगी। रिशान ने बंदूक गार्ड की तरफ उछाली और दिशांत को साथ ले बाहर निकल गया। वेद कपूर नम आंखों से उसे जाता देख रहा था। रिशान ने एक बार पीछे पलटकर देखा और हल्के से मुस्कुरा दिया। वेद कपूर ने गुस्से में सारी फाइलें उठाकर फेंक दी। विवेन भी दोनों को देखकर गुस्से में वेद की तरफ पलटा। डैड, आपने ये किया था? मतलब रिशान को जान से मारने की साजिश? जिस तरह से विधा ने उसका फेवर लिया, अब तो मुझे भी यकीन हो चला है कि विधा उससे प्यार करती है। अगर ये सच हुआ तो आप बाद में सिर्फ पछताएंगे, विवेन ने गुस्से में कहा। वेद कपूर का सारा गुस्सा काफूर हो गया। विवेन बेटा, मेरी बात तो सुनो, माना कि मैंने ये किया भी, पर वो तो ठीक है ना? वेद ने वापस मिमियाते हुए कहा। अगर दोनों में से किसी एक को भी कुछ हो जाता तो? विवेन ने दोबारा सवाल पूछा और केबिन से बाहर निकल गया। वेद कपूर हारा हुआ देख रहा था। वेद ने अपना हाथ डेस्क पर दे मारा। इस रिशान को तो मैं नहीं छोड़ूंगा। मेरे बेटे बेटी दोनों को मेरे ही खिलाफ कर दिया। वेद का चेहरा तमतमाया हुआ था। विधा चुपचाप कार में बैठ गई। उसकी आंखों में आंसुओं का अंबार झलक रहा था। रिशान ने एक बार विधा की तरफ देखा और कार स्टार्ट की। दिशांत दूसरी कार से आगे निकल गया। दोनों चुपचाप थे। न विधा ने कुछ कहा और न ही रिशान ने उससे कुछ पूछा। वो सब विला पहुंचे। विधा अंदर चली गई। रिशान दिशांत के पास पहुंचा। क्या हुआ था दिशांत? रिशान ने सधे लहजे में पूछा। भाई, वो मुझसे गलती से निकल गया। भाभी को नहीं बताना था, पर दिशांत ने अफसोस से कहा। कोई नहीं, पर ध्यान रखना, क्योंकि बहुत कुछ है कपूर के बारे में जो विधा को नहीं जानना चाहिए। आखिर एक दिन उसे वहीं लौट कर जाना है। वो उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला। क्या सच में ऐसा होगा? ऋषु, मुझे लगता है कि तू। दिशांत कह ही रहा था कि रिशान बोल पड़ा। मैं आता हूँ, कहकर वो अंदर चला गया। दिशांत ने खींचते हुए उसे देखा। वो कमरे में पहुंचा तो विधा बालकनी में खड़ी थी। रिशान चुपचाप उसके बगल आकर खड़ा हो गया। विधा की आंखें आंसुओं से भरी थी। तुम रो क्यों रही हो? इसी वजह से मैंने नहीं कहा, रिशान ने बमुश्किल कहा। फिर चुप होकर उसकी आंखों और चेहरे को देखने लगा।
विधा ने रिशान की तरफ देखा। सच में कितनी तकलीफ होती है जब कोई अपना धोखा देता है। रिशान बस उसकी भीगी आंखों को देख रहा था। उसके दिल में कुछ तो महसूस हुआ था उसे। विधा की आंखों का आंसू जैसे उसे तेजाब लग रहा था। विधा ने गौर से रिशान को देखा। कितना दर्द था उस वक्त रिशान के चेहरे पर। वो एक झटके में उससे लिपट गई। रिशान का चेहरा भावों से तर था। वो चिढ़ उठा। सारी कहकर उसने रिशान की शर्ट भींच ली और सिसक पड़ी। रिशान ने चाहा कि वो उसे खुद में समेट ले पर वो रुक गया। विधा की हिचकियों ने उसका ख्याल बदला। उसने अपना सिर झटका और विधा को अपने बाहों में समेट लिया। वो फफक कर रो पड़ी। शशश, रोते नहीं। वो बस इतना ही कह पाया था क्योंकि वो खुद उन एहसासों को खुद में महसूस कर असहज हो गया था जिनसे आज तक वो बेखबर था। विधा बस रोए जा रही थी। कुछ देर बाद विधा उससे अलग हुई और दोनों असहज हो गए। सारी, विधा ने जल्दबाजी में कहा। उसकी आंखें और चेहरा सुर्ख पड़ चुका था। तुम आराम कर लो, रिशान ने भी जल्दी से कहा और जाने को मुड़ी गया। तुम इतने कठोर क्यों बनते हो जब ऐसे हो नहीं? तुम्हें एहसास है? क्यों इतनी रूडली बात करते हो कि लोग तुमसे नफरत करें? विधा ने पूछ लिया। रिशान रुका गया। मैं ऐसा ही हूं। पत्थर दिल। मुझ में इमोशन नहीं है और मैं चाहता हूं कि लोग मुझसे नफरत करें। वो कठोरता से बोला तो विधा उसके सामने आ गई। नहीं हो तुम पत्थर दिल, विधा ने जोर देकर कहा। मैं हूं ऐसा ही। अंधेरा हूं घना काला, वो गुस्से में विधा के करीब आकर बोला। विधा उसकी आंखों में झांकती रही निडरता से। रिशान कमरे से बाहर निकल गया। विधा उसके बारे में सोचने लगी। CH-14, रीना ने बताया रिशान का सच। विधा अकेली बैठी थी जब रीना उसके पास आई। तुम परेशान हो? रीना ने बैठते हुए पूछा। नहीं आंटी, बस यूं ही। बैठिए आप, विधा ने कहा। देखो बेटा, रिशान जो कुछ भी करता है उसके अलावा वो एक काबिल बिजनेसमैन भी तो है। वो ख्याल सबका करता है पर अपने दिल का हाल किसी से नहीं कहता। रीना ने गंभीरता से कहा तो विधा उनकी बात ध्यान से सुनने लगी। कातिल सिर्फ कातिल होता है आंटी, विधा ने दृढ़ता से कहा। तो क्या पुलिस वालों को भी कातिल ही कहोगी? रिशान ने कभी किसी निर्दोष को सजा नहीं दी है। रीना कह ही रही थी कि विधा एकाएक बोल पड़ी। मुझे? मैंने क्या किया था? सिर्फ डैड से बदला लेने के लिए उसने मुझसे शादी की। मुझे कैद कर रखा है, विधा ने दर्द में अपने जबड़े भींचते हुए कहा। रीना चुप हो गई। तुम खुद को रिशान के दर्द में जुड़ता महसूस करती हो विधा। मैं जानती हूँ कि रिशान ने जबरदस्ती तुमसे शादी की है और ये सरासर गलत भी है, पर इसे एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। रीना ने बेहद आत्मीयता से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। हम दोनों अलग हैं। आपने मुझे रिशान के लिए गलत चुना है। वो कोई और होगी जो रिशान को परफेक्ट करेगी, पर वो मैं नहीं हूँ। बेफालतू की होप छोड़ ही दीजिए, विधा ने सख्ती से कहा और उठ खड़ी हुई। रीना मुस्कुराई। कोई भी रिश्ता अगर सच से शुरू होता है तो उसका वजूद हमेशा टिकता है। तुम्हें रिशान का एक ऐसा सच बताती हूँ जिसके बारे में उसे खुद भी नहीं पता है। फैसला तुम्हारा होगा कि तुम उसे बताती हो या नहीं। मुझे तुम पर इतना भरोसा तो है ही कि तुम उसे संभाल लोगी और उसकी लाइफ में आने वाली खास लड़की तुम ही हो विधा, रीना ने आत्मविश्वास से कहा तो विधा अनिश्चितता से उन्हें देखने लगी। आप ये कैसे सोच सकती हैं? मतलब जिस रिश्ते की कहीं से जरा भी होप नहीं है, उस पर आप भरोसा जता रही हैं। मुझ पर? पहली बात तो आपको बता दूं
कि ये कोई रिश्ता नहीं बल्कि कैद है, जिसे रिशान ने अपने लिए खुद चुनी है और मुझ पर थोपी है। पर तकलीफ हम दोनों ही सही रहे हैं। और कैद में कैदी कब तक रहते हैं? एक दिन तो जेल से रिहा होना ही है, विधा कठोरता से बोली। रीना मुस्कुरा उठी। अच्छा, फिर तो कैद में कई कैदी आजीवन कारावास भी भोगते हैं, जिनकी आखिरी सांस तक जेल में ही चलती है। रीना ने मुस्कुराकर कहा तो विधा निरुत्तर हो गई। खैर, आज नहीं पर बाद में जरूर एहसास होगा कि मैंने कितना सही फैसला लिया था। जो सच तुम्हें बताने जा रही हूँ वो बेहद अहम है और तुम रिशान की पत्नी हो। तुम्हारा जानना जरूरी भी है, रीना ने कहा तो विधा ने गुस्से में मुंह फेर लिया। आप मुझे क्यों बता रही हैं? मुझे कुछ भी नहीं सुनना। हमारा कोई रिश्ता नहीं है, समझी आप? विधा ने सख्ती से कहा। रिशान अनाथ नहीं है। इस जायदाद पर उसका भी हक है। नेहा ने जो कहा कि वो भले ही इस घर का बेटा हो पर जायदाद उसे नहीं मिलेगी, ये गलत है। वो इस घर का ही बेटा है, हमने उस पर कोई एहसान नहीं किया है, रीना ने कहा तो विधा चौंक उठी। क्या मतलब इसका? क्या रिशान नीरज सिंघल का बेटा है? विधा बुरी तरह चौंक उठी थी। नहीं, कहकर रीना ने विधा को एक तस्वीर दी। उसमें एक औरत अपने नवजात बच्चे के साथ बैठी थी। बगल ही उस औरत का पति भी खड़ा था। विधा गौर से उस तस्वीर को देखने लगी। कौन है ये? क्या रिशान के माम पापा? वो हैरान रह गई। हाँ, सालों पहले ही नीरज के छोटे भाई कविश सिंघल ने उनसे अलग होकर अपनी नई जिंदगी शुरू की थी। कविश इस धंधे में नहीं आना चाहता था। उसने बहुत कोशिश की लेकिन पापा ने उसे जबरन इस धंधे में धकेल ही दिया। आखिरकार उकता उकता कर वो घर छोड़कर चला गया तो फिर कभी नहीं लौटा। उसने और नीरा ने शादी कर ली और फिर रिशान हुआ। उन्होंने ही डाक के जरिए मुझे ये इकलौती तस्वीर भेजी थी। हमें पता नहीं मालूम था उनका, वरना घर लेकर वापस लौटते, पर कविश कभी लौटना ही नहीं चाहता था। रीना ये कहकर चुप हो गई। विधा हैरान थी इतने बड़े खुलासे को जानकर। पर रिशान तो रायचंद रायचंद लिखता है अपने नाम के आगे, वो हकलाते हुए बोली। वीरेंद्र सिंघल नीरद और कविश के पापा थे, जो पहले से ही एक स्थापित माफिया थे। उनका पूरा गैंग था, पर कविश को कभी रास नहीं आया ये सब। अंशा रायचंद, दोनों की माँ, वो रायचंद थी। कविश ने अपनी पहचान ही बदल दी थी। सिंगल सरनेम न इस्तेमाल कर वो अपनी माँ का सरनेम कविश रायचंद यूज करता था। तभी रिशान को आज तक पता ही नहीं चल पाया। अंशा माँ भी कविश के साथ चली गई थी। नीरद और पापा यहाँ थे। अंशा माँ को भी ये सब नहीं पसंद था, रीना ने बताया। विधा का दिमाग ठप्प पड़ चुका था। जो रिशान आज खुद को इस धंधे में तनमन से झोंक चुका था, उसी के पापा ने कभी इस धंधे से छूटने के लिए बगावत की थी। कितना बड़ा सच रिशान से आज तक छुपा हुआ था, ये सोचकर ही वो सिहर उठी। कितने राज छुपे थे। हमें पता चला कि कविश, नीरा और अंशा माँ का किसी ने बेरहमी से कत्ल कर दिया है, पर हमारे वहां पहुंचने तक देर हो चुकी थी। रिशान को किसी दोस्त ने अपने यहाँ रख लिया था। नीरद पागलों की तरह रिशान को ढूंढते रहे पर वो नहीं मिला। उस वाक़ये को गुजरे 5-6 साल बीत चुके थे। एक दिन मुंबई के ही किसी अनाथालय में नीरद ने चीफ गेस्ट के तौर पर शिरकत की। वहां पर उन्होंने रिशान को देखा। एक बारगी तो वो खुद भी चौंक उठे थे। पूरी डिटेल निकलवाने के बाद वो श्योर हो गए थे कि रिशान ही उनके भाई कविश का बेटा है। तभी उसे घर लेकर आए और एक बेटे का दर्जा दिया। रीना ने अब तक छुपी सबसे बड़ी छुपी सच्चाई बताई तो विधा के हैरानी का पारावार न रहा।
रीना ने विधा की तरफ गंभीरता से देखा और वो बाहर निकल गई। विधा गौर से सब कुछ सोचने लगी। तभी रिशान की अहमियत इतनी अधिक थी इस घर में। आखिरकार सबने उसे सच्चाई बताई क्यों नहीं? वो किस दलदल में फंस गया है? विधा का पूरा दिमाग जैसे झंझना गया था। वो अपना सिर पकड़कर बैठ गई। शाम ढल रही थी और रिशान सूनी निचाट सड़कों पर खड़ा खाली आंखों से देख रहा था। साथ ही दिशांत भी था। तभी उसका फोन बजा। उसने फोन उठाया तो एक मैसेज पड़ा था। वो थोड़ा चौंका। इस वक्त? अंकल ने मुझे इस वक्त क्यों बुलाया है कंपनी? रिशान एकाएक बोल पड़ा। दिशांत उसकी तरफ देखने लगा। क्या हुआ? सब ठीक है ना? दिशांत ने पूछा। तू घर जा, मैं कंपनी होकर आता हूँ। अंकल ने तुरंत बुलाया है, कहकर रिशान सीधे कंपनी की तरफ निकल गया। दिशांत भी घर की तरफ निकल ही रहा था कि तभी सामने से अचानक एक स्कूटी आ गई और उसने एकाएक अपनी कार रोकी। वो गुस्से में कार से बाहर आया और स्कूटी से गिरी लड़की पर भड़क गया। पापा की परी जी, क्या आप मुझे बताने का कष्ट करेंगी कि आप अपने दोपहिया खिलौने के साथ सड़क पर क्यों खेल रही थीं? अच्छा खासा बंदा मरते मरते बचा। दिशांत बुरी तरह बिफर गया। वो लड़की अपनी कपड़े झाड़ते हुए उठी। माँ के चमचे, तुम मुझे बताने का कष्ट करोगे कि कबाड़ी के कबाड़ चुराकर यूं सड़क जाम कर क्यों बैठे थे? वो लड़की भी उसी अंदाज में नकल उतारते हुए बोली तो दिशांत बुरी तरह चिढ़ गया। उस लड़की ने बाल झटके और अबकी दिशांत की तरफ देखा जो हैरानी से मुंह बाए उसे ही देख रहा था। तुम दोनों एक साथ ही जोर से चीख पड़े। दरअसल वो वीना थी। तुम्हें तो अभी बताता हूँ। उस दिन भाभी को क्या पट्टी पढ़ाई थी तुमने? देखो भाभी से दूर रहो वरना तुम्हारे लिए तो बिल्कुल अच्छा नहीं होगा, दिशांत ने गुस्से में कहा। और तुम अपने उस अकड़ू दोस्त से कहा दो कि मेरी दोस्त से दूर रहे समझे। वैसे तुम्हारे लिए भी अच्छा नहीं होगा। वो भी गुस्से में फट पड़ी। दिशांत ने गुस्से में उसका बाजू पकड़ा ही था कि वीना जोर से चीखी। हेल्प! देखो ये आवारा लड़का क्या कर रहा है। समबड़ी हेल्प मी! वो पूरी तरह नौटंकी करते हुए चिल्लाई तो दिशांत भौंचक रह गया। उसने झट से उसका हाथ छोड़ दिया। राह से गुजरते दो चार लोगों ने दिशांत को चार छह गालियों से नवाजा भी। दिशांत दांत पीसते हुए उसे देखता रहा। वीना ने अपना बैग ठीक किया, हेलमेट पहना और स्कूटी पर बैठते हुए मुस्कुरा कर बोली, अगर कम लगी हो तो अगली बार फिर मिलना। रोज ही आना जाना रहता है मेरा इधर से मिस्टर खोते दा पुत्तर, कहते हुए उसने दिशांत को चिढ़ाया और स्कूटी लेकर चली गई। दिशांत भौंचक्का सा उसे जाता देख रहा था। यार, भाभी तो सही है, इससे ये तो पूरी हमारे गैंग में शामिल होने लायक है। मतलब मुझे ही चूना लगाकर चली गई, कहते हुए दिशांत ने बेचारगी सा चेहरा बनाया और अपनी गन की तरफ नजर डाली। तेरा क्या काम? शर्म कर तू। एक लड़की ने तुझे पोपट बना दिया। रिशान, उससे सब कितना डरते हैं और मुझसे तो ये वीना भी नहीं डरती, पर अगली बार इसको सबक सिखाता हूँ। वो उदास होकर बोला और चुपचाप कार में बैठकर विला की तरफ चल पड़ा। विधा बालकनी में खड़ी अभी भी उन बातों के बारे में सोच रही थी। कितना बुरा लग रहा था उसे रिशान के लिए, पर अगले ही पल रीना की दूसरी बात भी याद आ गई। नहीं, वो किसी कातिल से तो प्यार नहीं कर सकती। रिशान कंपनी पहुंचा तो नीरद वहां थे ही नहीं। रिशान को बहुत हैरानी हुई। उसने कॉल भी किया नीरद को, पर फोन नॉट रीचेबल आ रहा था। तभी नीरद की पीए शिखा वहां आ पहुंची। सर, नीरज सर ने आपको कुछ फाइल्स पर सिग्नेचर करने को कहा था, आइए आप मेरे साथ।
धनराज ग्रुप्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट की फाइल भी देखनी थी, शिखा ने कहा तो रिशान ने एक बार उसे घूरा। वो चुपचाप अंदर आ गया और शिखा कुटिलता से मुस्कुरा उठी। दिशांत विला लौटा और चुपचाप गार्डन में उदास सा बैठ गया। विधा ने बालकनी से उसे देखा तो उसके दिमाग में कुछ ख्याल आया। वो झट से उसके पास आ गई। दिशांत, क्या हुआ? ठीक हो तुम? विधा ने बैठते हुए कहा तो दिशांत ने अपना सिर हिला दिया। आप बैठिए न, कहकर वो उसकी तरफ देखने लगा। विधा का चेहरा गंभीर था। वो क्या रिशान को अपने माता पिता के बारे में कुछ भी पता है? वो जानता है कि वो कौन है? विधा ने एकाएक ऐसा सवाल पूछा तो दिशांत चौंक उठा। नहीं, पर वो उन्हें ढूंढ रहा है, दिशांत ने धीरे से कहा। विधा गहरी सोच में डूब गई। दिशांत उसे परेशान देखकर बोला, आज आपकी दोस्त मिली थी वो विनाशिना। निहायत बदजुबान लड़की है वो, कहकर उसने सारा माजरा तफसील से बताया तो विधा हंस पड़ी। पीछे खड़ा सोम भी यह सुनकर खिलखिला पड़ा। दोनों को इस तरह हंसता देख दिशांत खींच गया। फाड़ ले दांत, तेरे दांत न तोड़ दूं तो कहियो, कहकर दिशांत उसकी तरफ लपका और सोम गार्डन में दौड़ने लगा। विधा अब चुप हो गई। कुछ सूझा उसे। अफसोस की विधा एक बात जानकर भी अनजान रह गई। CH-15 गठबंधन पूजा। रात को जब रिशान लौटा तो चुपचाप शावर लेने चला गया। विधा ने डिनर खत्म कर लिया था। वो बेड पर बैठी थी। रिशान वापस लौटा तो विधा को अपनी तरफ घूरता देख बोल पड़ा, क्या? मुझे क्यों घूर रही हो? विधा ने अपनी पलकें झपकाईं और सिर झटक दिया। नीरज सिंघल ने तुम्हें गोद क्यों नहीं लिया? हो तो तुम उन्हीं के घर में फिर? क्या तुम्हें ये बात कभी खटकती नहीं? विधा ने बिल्कुल सपाट लहजे में कहा तो रिशान रुक गया। उसने विधा को गहरी नजरों से घूरा। तुम्हें नहीं सोचना चाहिए ये। मुझे मेरी जिंदगी में किसी का दखल पसंद नहीं है, सो जाओ, उसने एक ठंडी आवाज में कहा और चुपचाप बेड पर लेट गया। विधा ने महसूस किया कि उसका मूड थोड़ा उखड़ा हुआ भी था। विधा का सिर दर्द से फटा जा रहा था। वो कुछ समझ भी नहीं पा रही थी। चुपचाप सोफे पर सिकुड़ कर लेट गई। आंखों से कुछ बूंदें भी सरक गईं। घंटा भर गुजर चुका था पर उसकी आंखों से नींद तो जैसे नदारद थी। वो उठकर बैठ गई। उसने रिशान की तरफ देखा। वो सो चुका था। कितना शांत और गंभीर था उसका चेहरा। दर्द और खामोशी की कितनी ही लकीरें उभर आई थी उसकी मांसपेशियों पर। विधा ने एक गहरी सांस खींची और आहिस्ते से दरवाजा खोलकर नीचे आ गई। किचन की लाइटें ऑन कर उसने एक गिलास पानी लिया। दवाएं उसे नहीं मिली तो वो चुपचाप वहीं बैठ गई। तभी पूर्वी वहां आ गई। वो भी पानी लेने आई थी। क्या हुआ भाभी? आप ठीक तो हैं? पूर्वी ने विधा के मुरझाए चेहरे को देखकर पूछा। सिर दर्द हो रहा है, पेन किलर्स भी जाने कहाँ हैं? विधा ने बेमन से कहा तो पूर्वी तुरंत पेन किलर्स लेकर लौटी। विधा ने दवाएं ली। आप सो जाइए, पूर्वी ने फिक्र से कहा तो विधा कमरे की तरफ लौट गई। वो चुपचाप सोफे पर लेट गई। ये अगला दिन था। आज घर में दोनों के गठबंधन पूजा की तैयारियां चल रही थी। रिशान तो सुबह ही घर से जा रहा था पर नीरद ने उसे रोक लिया। कुछ सोचकर वो भी रुक गया पर एक कॉल आई और वो बाहर चला गया। हाँ बताओ एसपी, अभी इस वक्त यहाँ क्यों बुलाया? रिशान ने सामने खड़े एसपी से पूछा। वो इस वक्त एक बेहद सुनसान जगह पर खड़े थे। मुझे लगता है कि अब आपको सच बता देना चाहिए। बाय द वे, अभी हमें वेद कपूर के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला है।
मुझे लगता है कि वो शांत हो गया है, उस एसपी ने कहा तो रिशान ने अपना सिर झटका। नहीं, वो जरूर कुछ करने वाला है, पर क्या? ये आइडिया नहीं है अभी। उसके बेटे और बेटी को उसके खिलाफ कर दिया है मैंने, जाने अनजाने। वो तिलमिला उठा है। रिशान ने कुछ सोचकर कहा। पर कब तक? आप अपनी सच्चाई कब तक छुपाएंगे? एसपी ने रिशान से पूछा तो वह कुछ देर तक चुप हो गया। डोंट वरी एसपी, मैं सरेंडर कर दूंगा, पर एक बार मुझे वो शख्स मिल जाए जिसने आर्फेनेज में आग लगाई थी। उसकी वजह से मैंने मेरे भाई को भी खो दिया। उसके बाद मैं खुद चलकर आऊंगा, अपना कन्फेशन मीडिया के सामने करूंगा। पर अभी बहुत कुछ अधूरा है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं हूं कौन। रायचंद सरनेम लगा है तो जरूर मेरे माम पापा किसी हादसे में मरे होंगे और मुझे आर्फेनेज में डाल दिया गया। जैसे ही पता चल जाए फिर रिशान खुद सामने आएगा। रिशान ने गहरी आवाज में कहा तो एसपी ने अपना सिर हिलाया और चला गया। रिशान भी विला की तरफ चल पड़ा। पूर्वी विधा के लिए साड़ी लेकर आई थी। रीना ने ही आज उसे पूजा के लिए साड़ी ही पहनने को कहा था। विधा चुपचाप साड़ी पहनकर नीचे आ गई। तुम्हारा मंगलसूत्र और सिंदूर कहाँ है बेटा? रीना ने विधा की सूनी मांग और खाली गर्दन को देखकर पूछा। रिशान भी वहीं काउच पर बैठा था। उसकी नजर विधा पर पड़ी जो उसे ही बड़ी उम्मीद से देख रही थी। रिशान ने नजरें फेर ली। क्या ये जरूरी है? हम पूजा में साथ बैठ रहे हैं, यही बहुत है, विधा ने बेरुखी से कहा। पर बेटा ये जरूरी है। आप रिशान की पत्नी हैं, रीना ने जोर देकर कहा तो सब उनकी तरफ देखने लगे। वो नहीं करना चाहती तो इसकी जरूरत नहीं, रिशान ने कहा और पूजा की वेदी पर आ बैठा। विधा भी चुपचाप उसके बाएं तरफ आकर बैठ गई। तभी विवेन और निशा भी आ गए। विधा ने एक बार उनकी तरफ देखा और फिर रिशान की तरफ देखने लगी। सर्वप्रथम आप दोनों संकल्प लें कि हर सुख दुख में एक दूसरे के सहभागी होंगे। शादी के सातों वचनों को पूरी ईमानदारी से निभाएंगे। पंडित जी ने दोनों के हाथों पर फूल रखते हुए कहा तो रिशान और विधा एक दूसरे की आंखों में झांका। पल भर को दिल की धड़कनें जरूर बढ़ी थी। विधा ने रिशान की दाईं हथेली पर अपनी दाईं हथेली रख दी। दोनों ने अपनी अपनी उंगलियों को हल्का भींच लिया। विवेन गौर से दोनों को देख रहा था। निशा तो विधा के लिए बहुत खुश थी। रीना भी मुस्कुराते हुए दोनों को देख रही थी। आप पहले विधा बेटी की मांग भरें, बिना श्रृंगार के पूजा अधूरी है। पंडित जी ने सिंदूर की डिब्बी आगे करते हुए कहा तो रिशान डिब्बी की तरफ देखने लगा। मुझे माफ करना, जल्दबाजी में भूल गई, विधा ने तुरंत कहा और विवेन की तरफ देखा। रिशान की नजर भी उस पर चली गई। उसने एक चुटकी सिंदूर लेकर विधा की मांग दोबारा भर दी। विधा ने अपने जबड़े भींच लिए। और विवाह का पवित्र मंगलसूत्र? पंडित जी ने दोबारा पूछा तो विधा घबरा गई। उसे याद आया कि वो मंगलसूत्र तो उसने खुद अपने हाथों से ही तोड़ डाला था और रिशान ने अपने पैरों तले उन्हें बेरहमी से कुचल दिया था। ये लो रिशान बेटा, विधा को ये भी पहना दो। रीना ने गहरी मुस्कुराहट खींचकर मंगलसूत्र रिशान के हाथों में रखते हुए कहा तो विधा और रिशान दोनों ही चिहुंक उठे। रिशान ने मंगलसूत्र विधा को पहनाया। पूजा फिर शुरू हुई। गठबंधन करने को रीना ही आगे आई। उन्होंने विधा के सिर लाल रंग की चूनर डाली और उनके ही मंगलसूत्र की टूटी मोतियों को आंचल के छोर में फूलों और अक्षत के साथ रखकर बांध दिया। उन्होंने प्यार से विधा के सिर पर हाथ फेरा। मैं तुम दोनों का रिश्ता टूटने कैसे दे सकती हूँ बेटा? जब तक तुम दोनों खुद अपना रिश्ता संभालने लायक नहीं होते, तब तक ये जिम्मेदारी मेरे सिर है।
तुम्हारा रिश्ता तुम्हें हमेशा तुम्हारे जुड़े हुए मंगलसूत्र सा नया मिलेगा मेरे पास, रीना ने धीरे से विधा के कानों में फुसफुसाकर कहा और उठ खड़ी हुई। गठबंधन पूजा खत्म हुई। चूंकि यहाँ विवेन और निशा मौजूद थे तो दोनों ने सबके पैर एक साथ ही छूकर आशीर्वाद लिए। रीना ने दोनों हमेशा साथ रहने का आशीर्वाद दिया। वो बेहद खुश थी। तब तक नीरद भी आ गए। रिशान ने पहली बार जाने अनजाने ही नीरद के पैर छुए। विधा तो गुस्से से तिलमिला उठी पर सिर्फ विवेन की वजह से चुप पड़ गई। विवेन ने विधा के माथे को चूम लिया और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, तूने जो किया वो सब माफ। हमेशा खुश रह मेरी बहना। विधा की आंखें नम हो गईं। वो उसके गले लग गई। थैंक यू भाई, उसने कहा तो विवेन मुस्कुरा उठा। वो रिशान की तरफ चला गया। निशा ने अब विधा को गले लगाया और उसके गाल को प्यार से छूते हुए बोली, रीना आंटी बहुत अच्छी हैं, वरना कोई अपने सगे बेटे को भी इतना प्यार नहीं करता। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ विधा। तुम्हें रिशान जैसा पति और रीना जैसी माँ मिली है। निशा बेहद खुश थी। विधा ने एक बार रिशान की तरफ देखा, जिसकी वजह से उसके भाई भाभी इतने खुश हुए जा रहे थे, जिसके रिश्ते को लेकर सब इतने उत्साहित थे। वो रिश्ता खोखला था। दोनों को इस रिश्ते में कोई दिलचस्पी नहीं थी। विधा फीकी मुस्कान से हंसी। विवेन रिशान के पास पहुंचा जो अभी दिशांत के साथ खड़ा था। रिशान ने उसकी तरफ देखा। सारी रिशान, तुम्हारी भी तो दो बहनें हैं। तुम समझ सकते हो कि अगर वो कोई इतना बड़ा फैसला एकाएक ले तो तुम पर क्या गुजरेगी। मैं बस उसके लिए परेशान था। उसने जब से होश संभाला है बस एनजीओ और लोगों की मदद ही करती आई है। बिल्कुल भोली है और छोटी है तो फिक्र हमेशा रहती है। माँ भी तो नहीं थी तो डरता भी था, पर आज सारी फिक्र दूर हो गई है। मान गया कि तुम्हारे परिवार में मेरे बहन को वहीं अपनापन मिलेगा। वो थोड़ी चुलबुली है, उसका ध्यान रखना। तुम समझदार हो रिशान, विवेन ने बेहद आत्मीयता से कहा तो रिशान ने अपना सिर हिला दिया और विधा की तरफ देखने लगा। वो अभी निशा और वीना से घिरी थी, हंस रही थी। वीना भी अभी तुरंत ही आई थी, खास विवेन के कहने पर, वरना उस रात के वाकये के बाद से तो उसने पलटकर गेट भी नहीं देखा था। दिशांत उसे देखकर अंदर ही अंदर कुढ़ा जा रहा था। सब बेहद खुश थे कि तभी पुलिस अंदर आई। सब हकबका गए। इस वक्त? और क्यों? लगता है आप गलती से यहाँ आ गए हैं, इंस्पेक्टर। ये सिंघल विला है, कोई चोरडकैतों का अड्डा नहीं, नीरद ने तंज कसते हुए कहा तो इंस्पेक्टर नीरद को तीखी नजरों से घूरने लगा। काश चोरी डकैती की ही बात होती नीरद साहब। आप बड़े लोग और उतनी ही घिनौनी बड़ी हरकतें। वो भी नफरत से बोला। इंस्पेक्टर, ज़बान संभाल कर बात करो, नीरद ने कड़कती आवाज में कहा। ये रहा रिशान रायचंद के खिलाफ अरेस्ट वारंट। हम एक मुजरिम को गिरफ्तार करने आए हैं, उस इंस्पेक्टर ने कहा तो सब चिहुंक उठे। रिशान अब भी बस माहौल की नाजुकता समझने की कोशिश कर रहा था। पर गुनाह भी तो बताइए, रीना हैरानी से पूछ पड़ी। हैरेसमेंट कहना भी ठीक होता पर ये रेप केस है। मिस्टर नीरज सिंघल की पर्सनल असिस्टेंट शिखा कौशिक के साथ आपके चहेते रिशान रायचंद ने कल शाम जोर जबरदस्ती की थी। पुलिस स्टेशन चलिए, अपने वकील के साथ फिर बताते हैं, वो इंस्पेक्टर बेहद घृणा से बोला तो सब मानो बुत बन गए। अभी क्या सुना था सबने? बिल्कुल अप्रत्याशित था। विधा ने रिशान की तरफ बेहद बेचैनी से देखा। रिशान शांत था पर उसकी नजर भी विधा से टकरा गई। शायद वो उसकी नजरों को पढ़ने की कोशिश कर रहा था। इंस्पेक्टर ने रिशान के हाथों में हथकड़ी लगाई और अपने साथ ले गए।
विधा बस हैरानी से घूर रही थी। सब सकते में थे। दिशांत, सोम और नीरद तुरंत पुलिस स्टेशन के लिए निकल गए जबकि घर में मातम पसर गया। रीना परेशान सी वहीं सोफे पर पसर गई। तुझे क्या लगता है? जरूर उस डेविल ने किया ही होगा, वीना ने विधा के कान में फुसफुसा कर कहा। पर विधा तो जैसे सुन्न पड़ गई थी। क्या हुआ था ये? वो तुलना करने लगी। कहाँ थे रिशान के पिता कविश और खुद रिशान?